आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी ऑर्किड। जिस पल वो उस लड़की से मिला, उस खास पल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके बारे में कुछ विशेष कहा जा सके। अब सब कुछ खत्म होते होते लौटते हुए वह हर पल उसको चमकाना सीख गया था, जिससे कोई किस्सा मुब्तला होता। बीते समय को मत कर उसमें से कुछ जादू ही खोजता जा रहा था और स्मृति के बक्से में तह दर तह लपेटता जा रहा था। कुछ ऐसा जो परियों के किस्से सा हो। साथ ही उसकी अपनी भी पैकिंग जारी थी। ऐसे उपहार जो आमतौर पर डॉक्टरों को नहीं मिला करते। रुद्राक्षों की ढेरी, एक बड़े कछुए का खोल, मलमल की तहों में बंद कस्तूरी, मणिपुरी लुंगी, टोपियाँ, शहद। वह हर चीज़ को जतन से लपेट कर अपने दो बड़े लकड़ी के बक्सों में जमा रहा था। साथ ही सोचता जा रहा था कि उसकी बेटी उससे मणिपुर की कहानियाँ पूछेगी, वो क्या बताएगा। उसके पास एक मणिपुरी डांस करती गुड़िया थी, परियों जैसी। आह, अब तो वह परियों की कहानियाँ सुनने की उम्र पार कर चुकी होगी। डॉक्टर वाशी मणिपुर में 4 साल रहा। उसे रहते हुए आधा साल बीता होगा। बात तब की है। मई के दिन थे। उसने लड़की को नहीं, लड़की ने उसे मिलिट्री अस्पताल के चेक पॉइंट पर देखा था। बल्कि उसने हल्के इशारे से उसकी गाड़ी को रोका था। वह अंग्रेज़ी बोल रही थी और हिचकिचाते हुए कहा था कि वह आधा कोर्स करके आधी सी नर्सिंग ट्रेंड है। क्या वह अस्थायी किस्म का कोई जॉब पा सकती है? बाद में वो कोर्स पूरा भी कर लेगी। वह चेहरे से बच्ची सी दिखती थी, पर आकर्षक थी। उसकी आंखें पिघलते चॉकलेट के रंग की थीं और बाल भी वैसे ही गहरे भूरे और सीधे, कमर तक लंबे थे। गालों की ऊंची उठान उसे औरों से अलग करती थी। डॉक्टर वाशी को याद नहीं कि उसके इस अप्रत्याशित प्रस्ताव पर उन्होंने क्या उत्तर दिया था। हाँ, उसे ऊपर से नीचे तक ताका ज़रूर था। याद भी क्यों होता। जब से यहाँ आया था, हर जगह उसे यहाँ ऐसे कितने ही सुंदर चेहरे देखने को मिलते थे। हर चेहरा उसे रोज़मर्रा के आई टॉनिक अर्थात नयन सुख से ज़्यादा नहीं लगता था। हर रोज़ बुरी तरह घायल लोगों को देखना ही उसकी अब तक की दिनचर्या थी। कई बार अर्धमूर्छित बच्चे, अपाहिज हो चुकी औरतें। हर सप्ताह बहुत से शव भी आते, दोनों ही तरह के, सिपाही भी और स्थानीय असंतुष्ट लोगों के भी। अशांति यहाँ पिछले कई सालों से है। उदासी, मातम और संघर्ष, इसी के बीच जीवन जैसा कुछ चल रहा है। कोई सप्ताह अच्छा बीतता है जब केवल 2-3 शव आते हैं। कोई सप्ताह तब बुरा बीतता है जब युवाओं के पूरे झुंड की लाशें आती हैं। चाहे वे सिपाही हों या उग्रता से भरी ये स्थानीय अलगाववादी समूह। पहले वह उदास हो जाता था जब उन्हीं युवाओं को मुर्दा घर में पाता था, जिनको उसने गांव के मुहाने पर पिछली शाम को झुंड बनाकर मस्ती करते देखा होता था। उस लड़की से मिलने से 1 सप्ताह पहले ही तो 10 युवाओं का एक समूह उसे मिला था। एक दूसरे की कमर में हाथ डाले लड़के लड़कियों की एक नाचती गाती श्रृंखला। वह शाम की सैर पर निकला था और यह झुंड उसे डराने की मंशा से चेन बनाकर आगे चला। वह भीतर से हल्का डरा हुआ होकर भी बाहर से मजबूत रहा और आंख से आंख मिलाकर चलता रहा। बीच सड़क अपनी भाषा में उसे अपरोक्षतः ललकारते। वह चलता रहा, उनसे आंखें मिलाए। लड़के लड़कियां उसके एकदम पास आकर बिखर गए, जोर से हंसे। अरे डॉग, संभल कर। अगले दिन मॉर्चुरी इन 10 युवाओं के शवों से भर गई थी। शोक मनाते उनके अपने, चीखती माताएं, धमकाते युवक, सर पकड़े बूढ़े पिता। चीखते हुए मुर्दा घर के कर्मचारी को मार डालने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि वह बिना मेडिकल सर्टिफिकेटों के शव देने से इनकार कर रहा था। मई बरसातों की शुरुआत का मौसम, शव सड़ना शुरू हो सकते थे। तूफानों और हमलों से बिजली गुल थी। कुछ सिपाहियों के छत विक्षत शव भी ट्रक में रखे थे। कब्रिस्तानों और शमशानों में भीड़ जुट रही थी। कुछ कॉफिनों को लोग घेर कर खड़े थे।
कुछ कॉफिन एकाकी रखे थे। मृत्यु मृतक को कहाँ एकाकी कर पाती है। एकाकी तो रह जाने वाले लोग होते हैं। इन शवों की पहचान के लिए आई भीड़ में उसने उसी अलगाववादी युवक को देखा। वो 25 साल का रहा होगा। वह एक दोस्त की सहायता से जल्दी जल्दी रोड पार कर रहा था। उसके एक पैर की जगह ठूंठ था, वो भी ताज़ा और पट्टी बंधा। उसका कष्ट यह नहीं था कि पैर चला गया, इन रास्तों पर चलकर यह तो होना ही था। उसे दुख हुआ था कि वह एनकाउंटर या हमले के दौरान नहीं हुआ। यह तब हुआ जब वह अपने घर में पत्नी के साथ था। एक हमला और सब नष्ट, बच्ची और पत्नी भी। फिर पैर का क्या मातम मनाता। उन्हीं दिनों डॉक्टर वाशी का परिचय एक प्यारी सी बच्ची ज़ेना से हुआ था। वो अपने छोटे भाई के साथ रोज़ आती थी। उसे ऑर्किड के फूलों का गुलदस्ता बेचती और कैंप के बाहर सड़क बनाते मजदूरों को मिल्क मेड से बनी हुई कड़क चाय। वे दोनों ऑर्किड के फूलों के गुलदस्ते और एक एल्यूमिनियम की केतली और मिल्क मेड का एक टिन लिए दिन भर यहाँ बैठते थे। शाम ढलते ही पहाड़ी ढलानों पर जाने कहाँ लौट जाते। सुबह फिर निर्लिप्त भाव से अस्पताल में आती जाती लाशों को देखते मिलते। वाशी का मन करता उन्हें भगा दें, क्योंकि बच्ची बहुत क्यूट थी। अपने घर और अपनी औरतों से दूर किसी भी सिपाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। गांव में भीतर अलग बुरा हाल था। आपसी झड़पों में भी कई लोग, बच्चे औरतें घायल हो रहे थे, मर रहे थे। जब उसे पता चला कि ज़ेना के माता पिता मर चुके हैं, तब वह सोचता कि इस 10 साल की बच्ची का क्या होगा, जबकि वह स्थानीय भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं जानती थी। वो अपने भाई से न जाने किस भाषा में गर्दन हिला हिला कर गुड़िया की तरह बात करती थी। परियों के बारे में नहीं, शायद उन शवों के बारे में, बारूद से लिथड़े शरीर के उखड़े अंगों के बारे में, उन्हें खाती बिल्लियों और सियारों के बारे में। वह रोज़ ज़ेना और उसके भाई को सुबह सलामत पाकर खुश होता, उनसे इशारों में बात करने का प्रयास करता। एक रोज़ ज़ेना के भाई ने कुछ इशारों से, कुछ बोलकर उसे एक लंगड़े युवक के बारे में बताया, जो जंगल में एक टूटे फूटे कॉटेज में मर रहा था। कॉटेज के आसपास कई मीटर तक बदबू आ रही थी उसके सड़ते जख्मों की। ज़ेना ने भी प्लीज़ अंकल कहकर उससे अपनी भोली आंखों से आग्रह किया। वह शाम ढले पैदल ही चला, तमाम खतरों के बावजूद। रास्तों में कुछ लोग ठिठके तो ज़ेना ने अपनी स्थानीय भाषा में कुछ कहा और लोगों ने सलाम किया और आगे बढ़ गए। सच ही में दूर जंगली बेलों में घिरी एक ब्रिटिश कालीन खस्ता हाल कॉटेज थी और बहुत पहले से बदबू का एहसास हो गया था उसे, गैंग्रीन की। उसने नाक पर मास्क पहना। यह वही युवक था, मौंजी नाम था उसका। पहली बार चुपके से जंगल के भीतर जाकर किसी का इलाज किया था। कई दिन तक वह रोज़ गया और कुछ दिन बाद जब वह ठीक होकर चला तो अस्पताल से एक पुरानी टूटी व्हीलचेयर भिजवाई थी। आखिरी बार डॉक्टर वाशी जब युवक को देखने गए तो वहाँ वही युवती उसे अपने पिता के साथ मिली। यह प्रिश्का थी। लंगड़ा युवक उसका मौसेरा भाई था। वाशी ने उन्हें डांटा कि ऐसे कैसे अकेला छोड़ दिया था इसे। तब प्रिश्का ने बताया कि किसी को भी नहीं मालूम था, मोंजी, एक साथी एलन और इन अनजान 2 अनाथ बच्चों के अलावा। मोंजी का साथी एलन कभी कभी उसके लिए खाना लेकर आता था। युवक ठीक होकर गांव चला गया था, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने लगा था। प्रिश्का जाते हुए ज़ेना को अपने साथ ले गई। एक एनजीओ में डालने के लिए यहाँ ऐसे बच्चे रह रहे थे। अनाथालय? हाँ, एक तरह से। ओह, कम से कम वे वहाँ आज़ाद तो थे। फ्री फॉर एवरीथिंग, फॉर चाइल्ड मॉलेस्टेशन टू। हाँ, हर तरह से आज़ाद, यौन उत्पीड़न के लिए भी। वाशी जानता था कि कभी यहाँ जिंदगी ऑर्किड के फूल की तरह खिलती थी। स्वपोषी ऑर्किड उसे बस सहारा चाहिए था, पोषण नहीं। पोषण वह हवा और प्रकृति से पर्याप्त लेता था। पर अब जिंदगी यहाँ घिसटती है। विकास के नाम पर बहुत कुछ आ गया, मोबाइल, चिप्स, पान पराग, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक। मगर सालों से यहाँ के गांव में कभी बिजली रही, कभी नहीं रही।
बाजार के समानांतर गरीबी की भीषणता एक क्रूर मजाक है। वो कभी नहीं जानना चाहता था इन लोगों को के बारे में और अपने जीवन के बारे में। वह यहाँ फेंक दिया गया था। क्या वह अपने भीतर ही एक अनजान लड़ाई लड़ रहा था? वो जब बहुत उलझता खुद से सबसे खतरनाक भीतरी इलाकों में घुस जाता, इनकाउंटरों के बीचों बीच अपनी गाड़ी ले जाता, घायलों को अपनी जिप्सी में डालकर ले आता। सोचता इतनी गोलियां चलती हैं, कोई एक दो गोली उसके लिए नहीं होगी क्या? क्योंकि आत्महत्या को वह कायराना मानता था और विरोचित मृत्यु। पत्नी की उदासीनता और रूखेपन ने उसे बार बार आहत किया था। जब वह अपनी नन्ही बेटी पाकर उन चोटों से लगभग उदासीन हो चला था और वह उसे हर तरह से माफ़ कर चुका था, तो वह चली गई यह कहकर कि बच्ची तुम्हारी नहीं है। नीलिमा बच्ची मेरी ही थी। उसने मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली कितनी बार सोते में पकड़ी थी और गाल से सटाने पर गाल चूसे थे। उसकी पेशानी एकदम मेरे जैसी थी। खुद को आतंक, अस्पताल और अध्यात्म में डुबो चुका वाशी एकाएक वह सब याद करके विचलित हो जाता। उसकी चश्मे में छिपी आंखें भीगती जाती और चश्मे का कांच धुंधला जाता। वह अक्सर सोचता था कि वह तो शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे खींचा गया इस विवाह नामक संस्था में, बिन प्यार बिन लगाव। फिर उसे तोहमतें दी गईं, माना एक बेटी भी थी, और फिर अचानक उसे भी दूर कर दिया गया। तलाक के नियमों के तहत अब अलगाव का समय भी निकल चुका था और वह डाक में मिले कागज़ों पर दस्तखत कर आपसी रजामंदी के तहत आज़ाद था हर रिश्ते से। यही वजह थी कि मृत्यु के भय से वह सहज ही ऊपर उठ गया था। वह गाड़ी लेकर पूरी वादियों में खुलकर घूमता। हर जगह खतरों के बावजूद लोग उसे जहाँ जाने के लिए मना करते हुए वहीं पहुँच जाता। सुंदर मनोरम दृश्यों में जब वह बारूद की गंध सूंघता, जगजीत सिंह की उदास गज़लें तेज आवाज़ में चला देता। वहाँ के मनोरम दृश्य इन गज़लों से उदासी सोख लेते। फिर वे गज़लें महज शब्द रह जाती। मंजिल न दे चिराग, न हौसला दे तो। अपनी जिप्सी ढंग से उसने हर फिक्र को धुएं में उड़ाना सीख लिया था। उसके ढेर सारे स्थानीय मरीज थे जिनसे प्रत्यक्ष मिलना उसकी नौकरी के कायदे से ठीक नहीं था, पर वह खोज खबर रखता। एक बार वह किसी गांव की तरफ जा रहा था कि एक आर्मी वाले ने उसे एक चेक पोस्ट पर रोक लिया। साहब आगे मत जाइए, एनकाउंटर चल रहा है। वह रुका रहा। आधा पौना घंटा हो गया रुके हुए। फिर उसका सब्र जवाब दे गया। एनकाउंटर हुआ है तो घायल भी होंगे। उसने एम्बुलेंस को संदेश भिजवाया। 2 किलोमीटर आगे बढ़ा तो 2 गोरे लंबे बालों वाले कैमोफ्लेज प्रिंट की वर्दी पहने हुए युवक नीचे लुढ़क कर गिर रहे थे। उसने गाड़ी रोकी, तब तक वे नीचे आ गए थे। एक के सिर में गोली लगी थी, दूसरे की पीठ में 3 जगह। ये गोरे सुंदर युवक थे जिनकी हल्की भूरी मूछें अभी पूरी नहीं उगी थीं। इन्होंने अपने संगठन की वर्दी पहनी थी। तभी एक सूबेदार भागता हुआ आया और उन्हें लात मारने लगा। उसे नागवार गुजरी सूबेदार की यह हरकत। उनकी सांस अब तक चली रही थी। वाशी ने जोर से डांटा, कैसे सिपाही हो तुम? देख रहे हो ये अचेत हैं? साहब पहले उधर भी देख लेते, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो ऊंचाई से ढलान की तरफ बढ़ा तो देखा 2 युवा सिपाही मुंह खोले खड़े थे। उनके मुंह पर जिप खोलकर पेशाब कर रहे थे। बहुत से असंतुष्ट स्थानीय लोग, बच्चे, बूढ़े। किसी स्थानीय संगठन का कमांडर नुमा एक आदमी बहुत दूर सुरक्षित ऊंचाई स्थान पर बैठा माउथ ऑर्गन बजा रहा था। एम्बुलेंस के साथ एक पूरा दस्ता आ गया था। स्थानीय लोग शवों को लेकर जंगलों में भाग गए थे। वाशी चुपचाप अपनी जिप्सी में जा बैठा और प्रिश्का के बारे में सोचने लगा। प्रिश्का जो नर्स बनना चाहती थी मगर उसकी अनुवादक बन गई। उस भीषण पलों में वह हैरान हुआ कि वह प्रिश्का के बारे में क्यों सोच रहा था। और क्या उससे थोड़ा बहुत आकर्षित था क्योंकि उसके बाल सीधे और लंबे थे। लंबे बाल उसकी कमजोरी थे। उसकी आंखें चॉकलेट के रंग की थीं। बाकी यह सच था कि जब वह उससे मिला उस पल में ऐसा कुछ भी खूबसूरत नहीं गुजरा। न कोई मोर बोला, न ही सितारे टूटे आसमान से।
वह नहीं जानता था कि प्रियंका कितना जानती है यहाँ की राजनीति के बारे में। मगर आवर क्रिपल डेमोक्रेसी अर्थात हमारे लंगड़ा लोकतंत्र और आवर इंडिया जैसे शब्द जब बोलती थी उसे सुकून मिलता था। प्रियंका ने उनके अस्पताल में आना शुरू किया था एक अनुवादक की तरह। वही एक मणिपुरी लड़की थी जो अपने पिता की तरह कई भाषाएं जानती थी और वहाँ इंडिया में जैसे जुमले वो नहीं बोलती थी। प्रियंका 20 साल की थी जब डॉक्टर वाशी से मिली थी। अपनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ जी लिया था, बहुत से छोटे छोटे युद्ध जिनका कि कोई राजनीतिक हल नहीं था। उसे और उसकी सहेलियों की तरह उसके पिता ने यह नहीं बताया था कि सेना और सैनिक उनके दुश्मन हैं और हम इंडियन नहीं हैं। वह जानती थी कि तमाम विरोधों और झड़पों के बावजूद वे सब आपदा के समय सेना और उनके अस्पतालों पर निर्भर होते हैं। बस यह बात वह समझ नहीं पाती थी। क्यों डॉक्टर वाशी का उसके पिता बहुत सम्मान करते हैं, क्यों डॉक्टर वाशी को मिशन डायरेक्ट करने वाले मोंजी की तरफ से एलन और फिर उसके द्वारा हिदायत दिलवाई कहलवाई जाती है कि डॉक्टर वाशी से कहना कि मौज में अपनी गाड़ी लेकर उस खास जगह पर ना निकलें, आज वहाँ संभावना है। यही वजह थी कि उसने उस रोज़ डॉक्टर वाशी की गाड़ी रोकी थी। वैसे उसे नौकरी की ज़रूरत भी थी, पिता बूढ़े हो रहे थे। डॉक्टर वाशी एक लंबा चौड़ा सरल सा हानि रहित इंसान जो निर्लिप्त होकर गंदे से गंदे भीषण घायल सड़ते जख्मों वाले लोगों की सेवा करता है। बूढ़ियाँ उस पर भरोसा करती हैं। गाड़ी रोककर छोटे छोटे गांवों के लोग अपने अपने बस स्टॉप पर आ जमा होते हैं। बदले में वह हर शनिवार इतवार की शाम अजीबो गरीब करेंसी की फीस के ढेर के सामने असमंजस में बैठा होता है। पॉलीथीन में भरा बकरी का दूध, शलगमों के गुच्छे, जंगली अदरक की ढेरी, भुट्टे, मुर्गाबियों के अंडे, कछुए के सुंदर खोल, कभी कभी तो कोटरों से पकड़े तोते। एक बुढ़िया तो उसके इलाज के पैसे देने के लिए 3 दिन उस रास्ते पर आती रही जहाँ से वह गुजरता था। वह उन दिनों कहीं व्यस्त रहा तो अस्पताल के गेट पर चली आई। वह कोई स्थानीय फल लाई थी जिसका स्वाद तुर्श था और मुड़े तुड़े 8.5 रुपए। उसने बहुत मना किया मगर उसने जबरन उसके हाथ में थमा दिए। प्रियंका उसके साथ अस्पताल में बैठने लगी थी, उसके साथ आने जाने लगी थी उसकी अनुवादक बनकर। उसे आसपास की ज़्यादातर भाषाएं आती थीं। मणिपुरी तो आती ही थी, मिज़ो और नागामुखी, नेपाली, बांग्ला भी आती थी, ठीक सी अंग्रेज़ी और थोड़ी बहुत हिंदी भी। वह सच में संभावनाओं से भरी लड़की थी। मुझे इस लड़ाई से बहुत हेट है, दोनों साइड ही गलत हैं। हमारे घर के पीछे से हमारे यहाँ के लड़के हमला करते हैं। पापा खामोश रहते हैं, बोलते नहीं, मुझे भी रोकते हैं। मुझे डर लगता है। प्रियंका को डॉक्टर वाशी सनकी भी लगता जब वह एक तरफ सेना की तरफ था, उनके पक्ष में उनका डॉक्टर, खुखार सैनिकों के इलाज के लिए तैनात। वहीं वह प्रियंका के पत्रकार पिता का दोस्त भी था। उनके कहने पर न जाने किन भीतरी गांवों में जाकर संदिग्ध घायलों का भी इलाज कराता, बल्कि बॉर्डर रोड पर पड़ने वाले छोटे छोटे गांवों के लोगों का भी। वे लोग उससे बदले में क्या देते? थोड़े फल और खाना और शायद कुछ विश्वास और कुछ सम्मान। कभी कभी जब वह देर रात कहीं से लौटता तो उनके घर आता। प्रियंका अपनी माँ के साथ लेटी होती। वह उसे देख मुस्कराता, उसके पिता से बातें करता, ज़्यादातर सुनता क्योंकि उसके पिता ही बोलते थे। देखिए डॉक्टर, डेवलपमेंट जो है ना इंडियन गवर्नमेंट का, वह ईस्टर्न यूपी के बाद ख़त्म हो जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी भी वहीं ख़त्म। हम तो बहुत ही दूर के स्टेट हैं। हम छोटे छोटे ग्रुपों में रहते हैं, प्रिमिटिव अर्थात आदि मानव जैसे। चर्च ने हमें एक साथ तो कर दिया। आपने देखा है बाकी भारत? बोलने को वाशी बोल तो गया, पर प्रियंका के पिता ने उसे सहजता से ले लिया। हाँ, पहले जब भी ट्रेन से दिल्ली अर्थात दिल्ली जाते थे तो प्रेस क्लब की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, तब से हम देख ही रहे हैं आपके भारत और अपने इंडिया को। हमारे स्टेट के लोग वैसे पीस लवर हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ का उगाना, कमाना, खाना पीना और जीने का मज़ा लेना। इन लोगों ने बहुत भरोसा किया था पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, आर्मी पर। इनिशियली
They used to feel they are guests to us. One day they will leave. I'm in defense forces, but now they feel betrayed. अर्थात शुरू में सुरक्षा एजेंसियां उनके लिए मेहमान जैसी थीं कि मेहमान आए हैं चले जाएंगे, लेकिन अब ये छला हुआ महसूस करते हैं। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि सुबह मेहमान आए तो उसे ब्रेकफास्ट कराओ, फिर भी रुका रहे तो लंच कराओ, दोपहर में सोने को बिस्तर दो, शाम भी रुके तो चाय दो, रात को रुकना चाहे तो डिनर दो। लेकिन अगर वो आपके घर की औरतें और खेती की ज़मीन मांगने लगे तो काट दो मटन काटने वाले नाइफ से। वह चावल की शराब का आखिरी घूंट पीता और उसे पिघलाने वाली नज़र से देखता। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट कर चला जाता। वह बाहर भागती उसे देखने। वह जानता होता था कि वह भागकर बाहर आई है। अंधेरे में दूर जाने पर टॉर्च हिलाता। दिन के उजालों में उसने कभी वैसे नहीं देखा, बस काम से काम। प्रिस्का को खुश रखता। उसका ख्याल था कि नर्सिंग ट्रेनिंग के अधूरे छूटे कोर्स को पूरा करने के लिए उसे पढ़ाता। काम और व्यायाम के मामले में वो कोई समझौता नहीं करता था। उसका मजबूत शरीर उसका साथ देता, पर आँखें वे थकान नहीं छुपा पाती। उसकी प्यारी थकी आँखें। वह काम के मामले में एकदम सनकी था। दिन भर मरीज देखता, यात्राएं करता यहाँ वहाँ, जहाँ किसी यूनिट में कोई बीमार होता। बाकी आसपास के गांव जो बॉर्डर रोड के पास के थे या कई बार दूर के भी। वह अध्यात्म की ओर मुड़ चला था। थका हारा तब भी रात को अध्ययन करता। वह जनरल्स के लिए स्थानीय लोगों की बीमारियों पर, उनके स्वास्थ्य और रहन सहन पर लिखा करता, कबीलों के खान पान की आदतें वगैरह। 6 घंटों से ज़्यादा कभी नहीं सोता। प्रिस्का एक बार बहुत पूछने पर उसने बताया था कि वह यहाँ क्यों आया था और क्यों खतरे मोल लेता है और क्यों अब नहीं जाना चाहता यहाँ से। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पहले मैं सोचता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं ऐसे इलाके में चला जाऊँ जहाँ असली दुख हो, कि मैं अपना दुख भूल जाऊँ, या ऐसी जगह जहाँ गोलियों की बौछारों में मेरी मौत कायराना होने से बच जाए, शायराना हो जाए। कहकर हंसता, ऐसी हंसी जिसके आगे रुदन भी फीका पड़ जाए। तब प्रिस्का टाइपिंग के बीच से अपना सिर ऊपर उठाती, अपने सीधे लंबे बालों को हाथ से आगे लाती, अपने सुर्ख लाल मांसल होठों को गीला करती और कहती, वो एक जन इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है जो लव नहीं करता, और बाकी जन का क्या जो आपको लव करते हैं। आपकी मम्मी, आपकी बेटी, आपके पेशेंट, कुलीग। आपके पेशेंट की आंख में जो लव है, रिस्पेक्ट है। याद नहीं कैसे हमारे यहाँ गर्ल्स आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ वहाँ अपना सैरांग अर्थात लुंगी नुमा स्कर्ट आपके सामने खोल देते हैं स्टाइल में। वाशी समझ गया कि प्रिस्का अपने आखिरी वाक्य में व्यंग कर रही है। सफाई में वो बोले, अरे तो बेचारी को जांग में फोड़ा हुआ था, डॉक्टर के सामने तो तुम्हें जलन हो रही है क्या? गांव की लड़की थी बेचारी। बेचारी गांव की लड़की, वे जानते नहीं आप? प्रिस्का उसके लिए कभी कभी देर रात तक रुक कर भाषानुवाद करती तो वह उसे छोड़कर आता। वह बहुत से कबीलों के अजीबो गरीब रिवाजों के बारे में बताती थी। वह टाइपिंग भी सीख गई थी उसके लिए उसे बहुत कुछ सीखना पड़ा। वे देर तक साथ काम करते। काम के बीच कभी कभी कुछ क्षण चुराने लगा था वाशी। कुछ छुअन, कुछ आनंद, जहाँ क्षुद्रता या शोषण नहीं था, बस स्नेह भरे स्पर्श थे। प्रिस्का मना नहीं करती। वो उसके लोगों के लिए निस्वार्थ काम कर रहा था। उसके निरंतर बदलते स्पर्शों के प्रति प्रिस्का की सौजन्यपूर्ण सहमति ने डॉक्टर वाशी को विवश कर दिया। एक दिन देर शाम वे दोनों टहल रहे थे गीली घास पर। सीलन की वजह से डॉक्टर को छींकें आने लगी थीं। उसने कुछ कहा जो डॉक्टर की छींक में गुम हो गया। मैंने कहा, मैं भी आजकल डायरी लिख रही हूँ। वाह, लिखना मतलब लेखन वाला नहीं, पर जो सोचती हूँ वही। सपना देखा करती हूँ प्यारी दुनिया का, बिना सेना वाली, बिना घायलों, बिना बंदूकों वाली। मैं होता हूँ सपने में कभी कभी। और मीठा सा मुस्कराई। यही मकसद था भी। मसलन सेक्सी फैंटेसी,
हो गॉड! वो हंसने लगी और वाशी की बाँह जोर से दबा दी। उसकी हंसी के पंख फिर सिमट गए पाले में, वो अपने खोल में चली गई। वाशी ने उससे पूछ ही लिया, मेरे साथ ज़िंदगी बिताओगी? एकदम नहीं, मैं यहाँ से जा नहीं सकती, यह मेरा देश है। देश तो मेरा भी है, स्टेट तुम्हारा हो सकता है, जो भी है, मगर तुम एक दिन यहाँ से जाओगे और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती। तुमने यह तो नहीं समझ लिया कि मैं जोक कर रहा हूँ? अरे नहीं, कभी नहीं, बस पूरा दौर चल रहा है हमारे यहाँ। सच बोलूँ, मुझे मुझे किसी से बहुत प्रेम है। तो भी तुम किसी और से प्रेम करते हुए भी मुझे सेमी सेक्सुअल प्लेजर आनंद कैसे दे सकी? क्यों? मुझे लगा कि तुम्हें ज़रूरत थी। वाशी को वितृष्णा हुई। वो चीख पड़ा, मेरी ज़रूरत के लिए? ज़रूरतों के लिए पैसों से सब मिल जाता है, समझी? मुझे खुशी हुई थी कि तुमने आर्थिक सहायता नहीं मांगी थी, काम मांगा था, और तुम इतनी संभावनाओं से भरी थी कि मुझे लगा कि तुम कोई कैरियर अपना बना पाती। अगले दिन से प्रिश्का नहीं आई। डॉक्टर वाशी उस रोज़ पहली बार बार में गया। बार में 2-3 अफसर बैठकर शराब पी रहे थे। एक अचानक उससे पूछ बैठा, डॉक, एड्स के क्या लक्षण होते हैं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, जवानों को जागरूक करना है। हम हर साल एलिजा टेस्ट करवाते तो हैं। एक हर 3 महीने में एक एड्स अवेयरनेस वर्कशॉप भी रखते हैं। वो सब तो ठीक है, पर देखने में HIV के कोई लक्षण नहीं होते। लगातार बुखार, वज़न कम होना, लेटेक्स बुरी चीज़ नहीं है मेजर। वैसे आनंद तो चरम का ही है, सुरक्षा बड़ी चीज़ है। चरम का परम आनंद तो अपने हाथों की निर्भरता में भी आ सकता है, और एड्स का खतरा भी नहीं, गोली का भी नहीं। ज़्यादा इधर उधर किया तो गोली मिल जाएगी। किसी रोज़ चिट्ठी में लिपटी उस दिन जय सिया राम। दूसरे को चढ़ चुकी थी, अरे डॉक, एड्स तो फिर भी 10 साल लेगा। गवर्नमेंट ने तो हमारा उसके बहुत पहले ही पक्का मरने का इंतज़ाम कर रखा है। श्रीलंका से जिंदा लौटे तो वैली में फेंक दिया, वैली में गोली लगी, सीनियरिटी कम हुई, ठीक हुए, फिर यहाँ फेंक दिया, यहाँ बचेंगे तो फिर वैली। तीसरा टीटोटलर था। उसने पाइनएप्पल जूस पीते हुए कहा, जिस गवर्नमेंट के चलते हम यहाँ हैं वही हमारे साथ नहीं। अरे हम लोगों के पक्ष में कौन है? हथियार हैं नहीं, हैं तो चलाने नहीं देते, बस सब कंट्रोल करो। ब्यूरोक्रेसी वाले करोड़ों में खाते हैं, साथ भी नहीं देते। हम 1-1000 एडजस्ट कर दें तो बदनाम हो जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और राजनीतिक तो हाथ में हाथ लिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यहाँ की पॉलिटिक्स की जेब में। पहला बोला, और बीवियाँ? जब हम मरेंगे हमारी डेड बॉडीज से पहले हमारे बैंक अकाउंट देखेंगी, इंश्योरेंस के कागज़, किसी पेट्रोल पंप पर हमारी माला लगी तस्वीर होगी और ये शिफॉन की साड़ी पहनकर। दूसरे ने टोका, चल चल, खाना लग गया है, बहुत चढ़ गई है तुझे। पहला, ओए किससे बोला कि चढ़ गई है? ये तो इंसल्ट है साले। वाशी ने अपनी स्कॉच एक घूंट में पी और बाहर आ गया। उसका खाना खाने का मन नहीं किया। तलाक से पहले की बात है। उसकी पत्नी ने उसके लाइफ इंश्योरेंस के पेपर में जब देखा नॉमिनी के लिए उसने बेटी और अपनी माँ का नाम रखा है, तो उसने झगड़ कर केवल अपना नाम करा लिया था। वह तो नन्ही बच्ची है, वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो पेपर वर्क तो मुझे देखना होगा, चीज़ों को क्यों उलझा रहे हो? डॉक्टर वाशी के साथ प्रिश्का ने 1 साल काम किया था। वे बहुत भन्नाए हुए थे कि बताकर जाना चाहिए था उस लड़की को। प्रिश्का के जाने से पहले उसकी सीनियर नर्स सुनंदा ने उससे कहा भी था, सर, प्रिश्का किसी एलन लड़के से प्यार करती है और चुपके चुपके शादी की तैयारी भी चल रही है। उन्हीं दिनों सीमा सुरक्षा बलों ने एक बड़ा एनकाउंटर किया था। बहुत से युवा मारे गए। इस पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। स्त्रियां घर से निकल आईं, केवल अपने स्टेट के झंडे को देह पर लपेटकर मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में प्रिश्का भी थी, एलन भी था। जब तक आंसू गैस पानी की धार से नहीं रोका तब तक लोग डटे रहे। फिर डंडे और बाद में गोलियां चलने लगी। तभी एक लड़के ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वह एलन था।
उसे बचाने के लिए प्रिस्का उससे खुद से लिपटा कर आग बुझाने की कोशिश करने लगी, मगर पेट्रोल उस लड़के के कपड़ों से लपटों में बदल बदल कर टपक रहा था। वह तुरंत वहीं गिर गया। प्रिस्का भी थोड़ा झुलस गई। पुलिस ने उस समय हालात पर काबू कर लिए। चीखती प्रिस्का को एलन से दूर कर दिया था। तब कुछ दिन बीतने पर प्रिस्का का उसके पास फ़ोन आया था, मगर वह छुट्टियों में माँ से मिलने गया था, सुदूर पश्चिमी छोर अजमेर। उसने पुरानी नाराज़गी के चलते उसे उपेक्षित कर दिया था। जब वह लौटा तब नर्स सुनंदा ने पूरा घटनाक्रम बताया। वह प्रिस्का से मिलने गई थी, बता रही थी कि हेलन को स्थानीय ज़िला अस्पताल में रखा गया था। वहाँ बहुत बुरे हाल थे, बर्न वार्ड के। दवाइयों की दुकानों में महंगी वाली एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध नहीं थीं और हेलन 70% जल चुका था। उस पर भीगता हुआ फफूंद भरा मौसम। 4 दिन बाद वह इन्फेक्शन से मर गया। जब हेलन नर्स सुनंदा और वाशी के लिए तो मर चुका था, प्रिस्का के लिए लेकिन जिंदा था। यही परेशानी थी कि वह उसकी ग्रुप की छोड़ी हुई मुहिम में रुचि ले रही थी, जो एक हद तक आत्मघाती था। सुनंदा ने ही उसे बताया था। प्रिस्का को पता है सर कि आप लौट आए हैं। उसके लिए आपसे मिलना सबसे मुश्किल काम है। आप ही हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है। आप वास्तविक हैं और बाकी छावनी उसके लिए दुश्मन। पठारी सड़क की ढलान के बस स्टॉप पर हो सकता है कि 2-4 दिन में प्रिस्का आपसे मिले। 10 दिन बीत गए मगर वह नहीं मिली। उसने उम्मीद छोड़ दी। एक रोज़ वह जगजीत सिंह की गज़लें चलाते हुए पठारनुमा सड़क से गुजर रहा था। नीचे ढलान पर आते आते न जाने क्यों उसे लगा कि उस सुनसान बस स्टॉप पर हो न हो प्रिस्का खड़ी है। तब पास जाकर उसने जिप्सी रोकी। देखा, हाँ वही थी, लेकिन यह तो प्रिस्का कतई नहीं थी जिसे वह जानता था। उसके भीतर ताजगी भरी जिज्ञासाओं वाली प्रिस्का कहीं खो गई थी। उसने लंबे बाल कटवा लिए थे। यह तो कोई नर्वस सी लड़की थी जिसकी आंखें एकदम अस्थिर। जब वह मुस्कुराई तो उसमें पुरानी प्रिस्का की झलक मिली। वह सपना भी जो डॉक्टर वाशी ने देखा था, प्रिस्का और अपनी बेटी दोनों के साथ एक शांत जिंदगी जीने का। यह सपना बहुत धुंधला सा था, अमूर्त, जिसका कोई आकार प्रकार दिशा नहीं थी। वह शादी नहीं करना चाहता था, बस प्रिस्का और बेटी के साथ रहना चाहता था। और इस चाह को वो मनी मन खुशफहमी समझता रहा, क्योंकि वह तब जानता था कि उसकी बेटी को उसकी पत्नी कभी यहाँ आने की इजाज़त नहीं देगी। प्रिस्का को उसका प्रेमी जो अब नहीं है। यह सपना हिला, एक घायल तितली सा। प्रिस्का की वह मुस्कुराहट जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में चली गई। डॉक्टर वाशी का असमंजस छलक आया तो वह फिर मुस्कुराई। भूल गए क्या मुझे? कतई नहीं। तुम्हें सुंदर नहीं रही, तुम उतनी ही प्यारी हो। जानता हूँ हेलन की मौत, उसे तो 4 महीने हुए। अब क्या, मुझे अब दुख नहीं होता। कटी लकड़ी की पेंट उखड़ी बेंच पर बैठी थी वह। उसने एक जैकेट पहनकर रखा था नीला। उसने हाथ बढ़ाया, डॉक्टर वाशी ने चूम लिया। उसने दस्ताने पहने थे। ऊन का खुरदरापन वाशी को अपने होठों पर महसूस हुआ। वो मुस्करा दी। स्कार्फ में स्मार्ट लग रहे हो, तुमने जो दिया था। उसने अपनी बाँह उसकी तरफ बढ़ाई और वह धीरे धीरे आगे टहलने लगे। उसकी सांसों से निकली धुंध आसपास फैल गई। कहाँ हो आजकल? जहाँ मुझे शांति मिल रही है। हाँ, तभी तुम शांत दिख रही हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे मुश्किल दिनों में साथ नहीं था। और एलन? जाने दो, एलन मेरे लिए कभी नहीं मर सकता। मुझे अफसोस है कि मैं आपके पास से चुपचाप चली गई थी और आपसे छिप रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं गुस्सा थी उस बात से, बल्कि जिस पल लगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो, लगा कि मैं कहीं आपको ख़तरे में न घसीट लूँ, आपको कोई चोट न पहुँचा दे मेरी वजह से। मुझे कोई क्यों? क्योंकि हो तो तुम इंडियन डिफेंस के डॉक्टर। वैसे तुम्हारे चले जाने से उससे भी ज़्यादा चोट पहुँची। हाँ, पहुँचती है। किसी की केयर करो और वो चला जाए बिन बताए, बिना आगाह किए। एलन ने बताया नहीं था कि उसका इरादा ऐसा भी कुछ था। दिन रात हम साथ ही थे।
मैं नहीं जान सकी कि यह पहले से तय था या अचानक। अचानक था तो पेट्रोल कैन उसे किसने थमाया था? हम तो साथ खड़े थे। तुमने उस एनजीओ में काम करना शुरू किया। क्या था उसका? क्या हुआ? जेना कैसी है? मुझे किसी एनजीओ में काम नहीं करना। मैं अब इतनी बेवकूफ़ नहीं कि चैरिटी करने वालों की तरह ही अपने ही आसपास हो रहे अन्याय को नहीं समझ सकूं। जेना किसी मिशनरी स्कूल में है। उसके भाई को बौद्ध मॉनेस्ट्री वाले ले गए। वो नन्हा भिक्षु बहुत रोया था उस दिन। डॉग, हमारा धर्म तो जंगल था, छोटे कबीले थे, गांव, खेती। एवरीबडी हैज़ ईटन अस इन पीसेस लाइक अ केक। सबने मिलकर हमें टुकड़ों में बांटकर खा लिया केक की तरह। कहकर वह सुबकने लगी। बाशी ने उसे बेंच पर ला बिठाया और उसकी पीठ सहलाता रहा। वह 2-3 मिनट चुप रही, फिर उसका हाथ हटाकर बोली तो उसके शब्द बहुत दूर से तैरते हुए आए। उसने डॉक्टर वाशी को भूतकाल में पटक दिया था। इन शब्दों से उसकी उम्मीद बुझ गई थी। तुमने हम सब के लिए बहुत हमदर्दी रखी थी। मैं एहसानमंद रहूंगी। तुम एहसानमंद मत हो। मुझ पर एहसान मत करो प्रिश्का। वापस चलो, मेरे कितने काम अधूरे हैं। नर्सिंग की एक टेम्पररी पोस्ट आने वाली है। तुम्हें अपना कोर्स पूरा करना है। वो चाह कर अपने अल्फाजों को वो दम नहीं दे पाया था, उन अल्फाजों के जो पैर ही कमज़ोर थे, बल्कि थे ही नहीं। उसने एक पल को अपना सिर वाशी के कंधे पर रखा, लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया उसने। डॉक, मैं एलन के तर्क से सहमत हूँ। मैं उसके मिशन में उसके दोस्तों के साथ हूँ। तुम जानते हो, कीमोथेरेपी कैंसर को और बुरा बना देती है। अब दया और सहयोग और शांति की अपील इस कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है। इसका सही इलाज है एम्प्यूटेशन, यानी काट फेंकना। एलन सही कहता था। लोगों को उनके हिस्से का अधिकार न मिले, खाना, शिक्षा, सुरक्षा, वो तो जाने दो, इतना संगीन मसला भी नहीं। मगर जो हमारा था वो तो न छिनता। ये जंगल, पहाड़, हमारी खेतियाँ, पशु और हमारी औरतें, हमारे शहर, गांव, कस्बे सेना के ट्रकों, बंदूकों और सिपाहियों से भर जाएं और हम उनके साए में कपकपाते जीते रहें। सुधार कार्यों में समय और ऊर्जा क्या बर्बाद करना, जब कुछ सुधारना ही नहीं तो क्रांति का आखिरी इलाज है ना डॉग। वाशी प्रिश्का को देखता रहा। माफ़ करना, और प्लीज़ तुम खुद को इसमें शामिल मत समझना। तुम्हें तो हम सब ने चाहा था। तुमने निस्वार्थ हमारे इलाज किए। आजकल पापा बीमार हैं, मेरे और मोंजी के साथ रहते हैं, यहीं पास ही, सड़क, जंगल के बीच, सड़क के उस पार, उसी कॉटेज में। पहले वाला समय होता तो मैं तुम्हें साथ ले चलती, वे भी तुमसे मिलकर खुश होते। सुनो, यहाँ से अब इंडिया में ट्रांसफ़र ले लो, चले जाओ। प्रिश्का ने सांस छोड़ी और मुड़ गई। वो झपट कर पीछे गया, उसके सामने खड़ा हो गया। इंडिया? यू टू प्रिश्का? वह होठ चबाती रही, यहाँ तक कि खून छलछला आया। अपनी चॉकलेटी आंखों में आंसू लिए वह सड़क के उस पार भाग गई। तो यह थी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।